तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आज इसमें शामिल है ऐसा प्रश्न दोस्तों जो कि आपसे छूट जाता है, जो लगभग लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों वही प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उस प्रश्न को भी याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा प्रश्न जो है बराबर जो है पूछा जाता है। ठीक है? तो चलिए मेरे साथ रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम लोग रिवीजन करने से पहले कहना चाहेंगे आपको कि अगर चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपका सेट प्रैक्टिस यहाँ चल रहा है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ कि रागिनी लोकगीत किस राज्य से जुड़ा है? दोस्तों रागिनी जो लोकगीत है वो किस राज्य से जुड़ा है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा से आपका रागिनी जो लोकगीत है उसका संबंध है हरियाणा से। ठीक है? चलिए क्लियर। अगला प्रश्न है कि अवाप क्या है? देखिए दोस्तों नया नाम सुनने को मिला है ना, अवाप। अवाप क्या है? अवाप क्या होता था? देखिए ये जो होता था आपका अवाप, ये प्राचीन जो ताल क्रिया थी ना, प्राचीन प्राचीन ताल क्रिया को ही अवाप कहा जाता था। क्या? प्राचीन ताल क्रिया को। दोस्तों यह सब प्रश्न जो है आपको पूछ देगा तो बिल्कुल है कि छूट ही जाता था, क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से छूट ही जाता है, क्योंकि यह प्रश्न जो है रेगुलर जो है आपके पूछे भी जाते हैं, लेकिन ये सब प्रश्नों पे ज़्यादातर लोगों को ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए हम लोग ध्यान तो दे ही रहे हैं। तो अब आप क्या है? प्राचीन ताल की एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है? अगला प्रश्न है कि प्रसन्न किसका नाम है? दोस्तों प्रसन्न जो है वो किसका नाम है बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में। तो प्रसन्न क्या होता है? प्रसन्न जो है वो आपके अलंकार का नाम है। ठीक है? किसका? आपके अलंकार का नाम है, एक प्रकार का नाम है प्रसन्न, वो आपके अलंकार का नाम होता है। ठीक है? तो याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्वदर्शक स्वर। यह जो है प्रश्न जो होता है दोस्तों क्या होता है? ये कॉमन प्रश्न इसको कह लीजिए, रिपीटेड प्रश्न कह लीजिए। ये हर एग्जाम में रिपीट होता है, हर एग्जाम में ये घूम कर आता ही है। तो इसको मध्वदर्शक स्वर जो है आपको किसको कहा जाता है? मध्यम को, यानी कि म को जो है मध्वदर्शक स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राग में पंचम स्वर प्रयोग नहीं होता है? अगर पंचम स्वर की बात कर रहे हैं हम लोग तो किस राग में नहीं होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों पुरिया। पुरिया राग में आपका पंचम स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है पुरिया में। ठीक है? अगला प्रश्न है कि दिलीप चतुर्वेदी किस घराने से संबंधित है? दोस्तों देखिए ये तो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जीना नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके तो आप उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है? देखिए दिलीप चतुर्वेदी किस घराने से संबंधित है? तो दिलीप चतुर्वेदी, यहाँ पे माफ कीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पे है आपका दिलीप चंद्र बेदी। ठीक है? ये जो है आपका दिलीप चंद्र बेदी है, चतुर्वेदी नाम का तो कोई है नहीं। तो दिलीप जो चंद्र बेदी जो थे, दिलीप चंद्र बेदी, इनका संबंध कहाँ से है? आगरा घराने से है। दिलीप चंद्र बेदी का संबंध कहाँ से है? आगरा घराने से। ठीक है? अगला प्रश्न है कि राग विज्ञान के लेखक। दोस्तों यहाँ पे राग होगा, राज यहाँ पे हो गया है। राग विज्ञान, जैसा कि राग विज्ञान है तो राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो राग विज्ञान के लेखक हैं विनायक राव पटवर्धन। ठीक है? राग विज्ञान के लेखक विनायक राव पटवर्धन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर का प्रश्न है कि राग खमाज को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं? देखिए खमाज की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको खरहर पिया दिख रहा, ये खरहर दिख रहा होगा। तो ये आपको किसको कहा जाता है? खरहर जो है आपके, ये काफी थाट को कहा जाता है कर्नाटक में। ये लिख देता हूँ मैं, काफी। काफी जो है वो खरहर पिया कहा जाता है। खरहर पिया के समान होता है दक्षिण का। और नट भैरवी जो होता है आपका आसावरी के समान होता है। किसका? आसावरी। तो बच गया कौन? ये आपका हरिकाम भोजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिकाम भोजी। ठीक है? राग खमाज का जो होगा आपका जो दक्षिण में जो राग के समान होगा वो हरिकाम भोजी राग के समान होगा। यानी उत्तर में इसको क्या कहते हैं? राग खमाज कहते हैं, और दक्षिण में हरिकाम भोजी कहते हैं। ठीक है? तो क्लियर हो गया। और काफी को खरहर पिया और ये आपके नट भैरवी को आसावरी। चलिए अगला प्रश्न है मागधी किसका प्रकार है? देखिए दोस्तों मागधी प्रश्न का जो लेवल आप देख रहे हैं ना, मागधी, मागधी किसका प्रकार है? चलिए फटाफट बताइए। मागधी जो है दोस्तों वो है आपका गीति का प्रकार है। किसका है? मागधी जो है एक गीति का प्रकार माना जाता है। ठीक है? तो यह सब प्रश्न जो है छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रश्न और आपके सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग की तैयारी में कहीं से भी कोई चूक थोड़ी सी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न जब उच्च लेवल का आता है ना तो दोस्तों यह सब भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि सांगीतिक वाद्यों से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? तो सांगीतिक वाद्यों से उत्पन्न जो ध्वनि विकार होता है ना उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं काकू यंत्र। क्या कहते हैं? काकू यंत्र। उसको कहा जाता है काकू यंत्र। ठीक है?
चलिए अगला प्रश्न है, ध्रुपद और उसके विकास के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे चौंकना नहीं है, यहाँ पे ध्रुपद के विकास और उसके जो है ध्रुपद और उसके विकास जो है आपको मान सिंह तोमर नहीं लगाना है, क्योंकि ये मान सिंह तोमर नहीं है। दोस्तों यह आपके एक पुस्तक का नाम है ध्रुपद और उसके विकास, उसके लेखक के बारे में पूछ रहा है तो आपके कैलाश चंद्र बृहस्पति हो जाएंगे, ठीक है, कैलाश चंद्र बृहस्पति। तो ये आपके सही जवाब हो जाएंगे। मान सिंह तोमर जो है वो ध्रुपद के आविष्कारक है, ये ध्रुपद के क्या है, आविष्कार किए थे, ये ग्वालियर के राजा थे, ठीक है, आविष्कार किए थे। लेकिन इसका जो उसके ध्रुपद और उसके विकास का जो है आपको बताऊं कि वो जो लेखक हैं वो केसीडी बृहस्पति हैं, कैलाश चंद्र बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि बंगाल के लोकगीत इनमें से कौन है? देखिए बंगाल का लोकगीत बताना है कि इनमें से कौन है, तो हम ऑप्शन की तरफ भी बढ़ेंगे। कजरी, कजरी तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में है। आपके झिझिया, झिझिया जो है ये आपका कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ये तो नृत्य है, मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से है, केरल से है। लेकिन बच गया कौन हमारे पास, भटियाली। ये जो है आपके बंगाल का लोकगीत माना जाता है, भटियाली, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मेल पद्धति का उल्लेख किसने किया? मेल पद्धति का उल्लेख जो है किसने किया, उल्लेख के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको देखिए, आपको यहाँ पे वेंकट मुखी भी दिखने को मिल रहा होगा, लेकिन उल्लेख की बात कर रहे हैं तो उल्लेख हो जाएगा आपका विद्यारण्य, ठीक है। उल्लेख हो जाएगा कौन, विद्यारण्य। सर्वप्रथम मेल पद्धति का उल्लेख जो है विद्यारण्य ने किया, ठीक है। मेल वैसे अगर दक्षिण उत्तरी संगीत में हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी संगीत में हम लोग थाट कहते हैं, लेकिन दक्षिणी में इसको क्या कहा जाता है, मेल कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट है, लेकिन वहाँ पे क्या है 19 मेल माने जाते हैं, ठीक है। तो कहीं से कंफ्यूजन नहीं। अगला प्रश्न है, सारंग देव ने राग के कितने लक्षण माने हैं? दोस्तों यहाँ पे राज है, राग, यहाँ पे आप लोग देखिएगा राग, राग के कितने लक्षण माने हैं? तो सारंग देव के अनुसार अगर राग की बात करें तो लक्षण कितने माने हैं, 13 माने हैं, 13 लक्षण माने हैं सारंग देव ने। अगर आप भरत की बात कर लें तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि भरत ने राग के कितने लक्षण माने हैं, ठीक है। फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि भरत ने राग के कितने लक्षण माने हैं। अगला प्रश्न है, भरत ने अवनद वाद्यों को किसकी संज्ञा दी? देखिए भरत ने अवनद वाद्यों को किसकी संज्ञा दी है, ऑप्शन की तरफ हम देख लेंगे। ऑप्शन क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो हम डायरेक्टली जो है आप लोग जानते ही हैं कि हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रज्जू और पुष्प जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है, ये रज्जू और पुष्प जो है वो आपके वैदिक कालीन नृत्य हैं। क्या है, वैदिक कालीन, वैदिक कालीन नृत्य। रज्जू और पुष्प जो है ये वैदिक कालीन नृत्य हैं, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे ये होगा नहीं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अवनद वाद्य को क्या कहा था भरत ने, पुष्कर की संज्ञा दी थी। भरत ने किसकी संज्ञा दी थी, अवनद वाद्य को पुष्कर की संज्ञा दी थी। रज्जू और पुष्प क्या थे, नृत्य थे वैदिक कालीन। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट मैं रखा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है कि आप लोग के लिए जो है वीडियो बनाऊं ज़्यादा लंबा, क्योंकि करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस मैं चाहता हूं कि उतना ही आपसे करवाया जाए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह भी वीडियो मैं दे रहा हूं, अभी शाम में भी वीडियो दे रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग को कहीं से भी जो है कोई प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों सेशन जो है आपके लिए चल रहा है, मॉर्निंग का सेशन चल रहा है और इवनिंग का सेशन भी चल रहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत का आधार किसे माना जाता है? देखिए आधार जो हमारा माना जाता है वो किसको, मेलोडी को। अगर पाश्चात्य संगीत की बात करते हैं दोस्तों, तो पाश्चात्य संगीत में आपका ये हारमोनी हो जाएगा। हारमोनी किसका हो जाएगा, पाश्चात्य संगीत का, ठीक है। पाश्चात्य संगीत का आधार है हारमोनी और हिंदुस्तानी संगीत का मेलोडी। क्लियर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चारों पट्ट के तबला वादक किन्हें कहा जाता है? तो चारों पट्ट के जो तबला वादक है, अभी वर्तमान में तबला वादक जो है ये जो है आपके फेमस जो है इंडिया में, वो कौन, जाकिर हुसैन है। लेकिन इनको चारों पट्ट के तबला वादक किनको कहा जाता है, तो वो कहा जाता था अहमद जान, अहमद जान थिरकवा को। किसको, चारों पट्ट के तबला वादक अहमद जान थिरकवा को कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये माहिर थे, उस्ताद थे तबला वादक में, अहमद जान थिरकवा। चलिए अगला प्रश्न है, घराना परंपरा को किस संगीतज्ञ ने मान्यता नहीं दी? देखिए घराना यानी कि घराने जो आप पढ़ते हैं कि किस घराने से कौन संगीतज्ञ हैं, किस घराने से कौन है, लेकिन आपको अगर बात करें कुमार गंधर्व के बारे में, तो ये घराना के जो थे वो मान्यता नहीं दिए थे। घराना को ये मान्यता नहीं दिए थे कि घराना कोई चीज़ नहीं है। वैसे दोस्तों अगर बात करें घराना का मतलब, तो घराना एक क्या है, एक शैली है। एक क्या है, घराना एक प्रकार की शैली को कहा जाता है घराना। तो ये जो है कुमार गंधर्व, ये आपके शैली को मान्यता
नहीं दिए थे, घराना को मान्यता नहीं दिए थे, घराना परंपरा को। अगला प्रश्न है कि राग दर्पण, दोस्तों यहाँ पे राग दर्पण होगा, यहाँ पे राज कैसे हो जाता है? राग दर्पण के लेखक कौन है? यहाँ पे आप लोग देखिएगा, राग राग है ये। राग दर्पण के लेखक के बारे में बात हो रही है 19 नंबर में कि राग दर्पण के लेखक कौन है? तो राग दर्पण के लेखक जो हैं वो आपके कौन माने जाते हैं? राग दर्पण के फ़कीरुल्लाह। फ़कीरुल्लाह जो है वो आपके राग दर्पण के लेखक हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो राग दर्पण और संगीत दर्पण दोनों अलग-अलग पुस्तकें हैं, ठीक है? क्योंकि एक है पंडित दामोदर का और एक है फ़कीरुल्लाह का। तो राग दर्पण के लेखक फ़कीरुल्लाह, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संगीत सुधाकर ग्रंथ किस ग्रंथ की टीका है? देखिए, संगीत सुधाकर जो है ग्रंथ लिखा गया है वो टीका है। तो किस किस ग्रंथ की जो टीका है वो संगीत सुधाकर के नाम से लिखा गया है? तो जब बताना है तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? संगीत रत्नाकर। क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर। तो ये संगीत रत्नाकर जो है किसके द्वारा लिखा गया? संगीत रत्नाकर सारंगदेव के द्वारा लिखा गया है। बताया जाता है कि यह 13वीं शताब्दी में लिखी गई है, 13वीं शताब्दी यानी 1210 से लेकर 1200 1242 के आसपास में ये पुस्तकें लिखी गई, इसकी ये अवधि बताई जाती है। वैसे आपको 13वीं शताब्दी ही देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 13वीं शताब्दी की ही बात हो रही है। तो संगीत सुधाकर ग्रंथ पर टीका किसकी है? संगीत रत्नाकर, ठीक है। संगीत रत्नाकर जो हमारा है ये टीका है किसकी? संगीत रत्नाकर की संगीत सुधाकर ग्रंथ। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से आपके 20 प्रश्न हो गए क्लियर। और भी जो प्रश्न दोस्तों इस टाइप के जो आपसे छूट जाते हैं तो वो भी प्रश्न मैं शामिल करूंगा और शामिल कर रहा हूं, वो भी प्रश्न मैं आपको लाके दूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने तैयारी में लगे रहें। और दोस्तों मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।